बैठा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब हम इसको सब आपके सामने मैं दोहराता हूं, देखता किस किस को याद हुआ, किस किस को याद ये बात हुआ, क्योंकि जितनी बात अभी हम 2 मिनट से बोल रहे थे, देखते हैं किस किस के जहन में गया। अभी तक हम क्या पढ़ाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका है, और पिछले क्लास में शनिवार को हम इसका चार्ट बनाए थे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर पर विचार किया था, लेकिन जब हम चार्ट बनाए तो वहां पर मात्र 5 कैरेक्टर लिए। देखा ना, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और पूरी बातों को हमने पढ़ाया और आपके दिमाग में बैठा हुआ है। उसके बाद आज हम जैसे ही क्लास में आए तभी हमने आपको क्या डील किया कि एक कार्ल उज साहब ने 2 नई बातें रख दिया। 2 नई बातें ने 3 नई बातें। एक नई बात उन्होंने झट से ये कह दिया कि किंगडम से भी बड़ा कोई टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसका नाम है डोमेन, जिसका नाम है, और उन्होंने कहा कि डोमेन किंगडम से भी बड़ा है और बहुत सारे किंगडम के मिलने से डोमेन का निर्माण होता है, ये बात। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 5 किंगडम नहीं बल्कि 6 किंगडम होता है, और उन्होंने क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, ये सब को एक साथ रहने दिया और इसको 2 भाग में इसको रिप्लेस कर दिया। ही रिप्लेस द मोनेरा बाय 2 अनदर किंगडम। मोनेरा वर्ड नहीं रखा, बोला इसकी जगह पर 2 रख दे, जल्दी बोलो। एक रखा आर्की बैक्टीरिया किंगडम और एक का नाम रखा यू बैक्टीरिया किंगडम। यानी कोई आज के बाद पूछेगा कि 6 किंगडम का नाम बताइए, 6 किंगडम, तो बोलना अच्छा 6 किंगडम, इसका मतलब हमको मोनेरा वर्ड अब नहीं बोलना है। तो आर्की बैक्टीरिया किंगडम, यू बैक्टीरिया किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल उज। किसने दिया? कार्ल उज। और यही कार्ल उज साहब ने इसका भी कंसेप्ट दिया है ना। और बाद में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कितने डोमेन हैं? 3 डोमेन है। इससे बनाया आर्किया डोमेन। क्या बनाया? आर्किया डोमेन। और इससे क्या बनाया? बैक्टीरिया डोमेन। और इस चारों से मिलकर क्या बनाया? यूकैरिया डोमेन। तो बस यही इस बात को लिखना है। और हमको इस इतनी बात लिखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग को सब मिला के 3 किंगडम पढ़ना। देखो भैया, कितनी भी बात कर लो 6 किंगडम, लेकिन हम सबसे अधिक फेमस कौन हुआ? इसीलिए अब हम लोग क्या बोलेंगे सुनिएगा। इतना बात लिखने के बाद, पढ़ने के बाद हम लिखेंगे कि इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमको 3 किंगडम पढ़ना है। कौन कौन किंगडम पढ़ना है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और बस 3 किंगडम। 3 किंगडम। अब बच गया प्लांटियो, एनिमालिया। ये कब पढ़ाइएगा सर? तो इसके लिए एक अलग से किंगडम है, इसके लिए एक अलग से किंगडम है, और उस चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर में प्लांटी किंगडम और चौथा चैप्टर में एनिमल किंगडम। पीछे क्या कर रहे हैं आप लोग? 2-3 विद्यार्थी पीछे क्या देख रहे हैं? मेरे क्लास में ये सतर्क आप तीनों को मैं देख रहा हूं, बहुत देर से क्या कर रहे हो। चलिए लिखिएगा। कार्ल उज, कार्ल उज proposed 6 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल उज साहब ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, दिया। और 6 किंगडम कौन कौन था? और पहले ये लिख लो, आखिर 6 किंगडम हो कैसे गया? तो लिखना ही रिप्लेस्ड, मोनेरा को रिप्लेस्ड किया 2 किंगडम से। ही रिप्लेस्ड मोनेरा किंगडम, ही रिप्लेस्ड मोनेरा किंगडम बाय 2 न्यू किंगडम्स। 2 न्यू किंगडम्स कौन कौन? आर्की बैक्टीरिया किंगडम और दूसरा यू बैक्टीरिया किंगडम। इस प्रकार से यानी मोनेरा के बदले यही आया। पहले मोनेरा हुआ करता था, अब मोनेरा नहीं रहा कार्ल उज के मुताबिक।
तो एक दो और तीसरा हम लोग जान ही रहे हैं कौन कौन था। उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। उसके बाद चौथा फंजाई किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमालिया किंगडम। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट किसने दिया? कार्ल उज। उन्होंने मोनेरा को रिप्लेस कर दिया, मोनेरा को हटाया और उसकी जगह पर किसको प्लेस किया? 2 को, आर्की बैक्टीरिया किंगडम और यू बैक्टीरिया किंगडम, और पहले वाले 4 को रहने दिया। चलिए अब आप लिख लिए होंगे, लिखिए अगला पॉइंट्स। कार्ल उज के बारे में फिर से अगली बात। कार्ल उज ऑल्सो प्रपोज्ड domain टैक्सोनोमिक कैटेगरी। टैक्सोनोमिक कैटेगरी के लिस्ट में इन्होंने एक नाम और भी जोड़ दिया, डोमेन कैसे बनता है? many kingdoms together constitute, बहुत सारे किंगडम एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? 1 डोमेन। 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम which was proposed by कार्ल उज आर। वो 3 डोमेन कौन कौन है? पहला डोमेन का नाम है आर्किया डोमेन, आर्किया डोमेन। बैक्टीरिया डोमेन एंड यूकैरिया डोमेन। तो ये जो 3 डोमेन सिस्टम था, डोमेन वर्ड भी इन्हीं का दिया हुआ था और 3 डोमेन सिस्टम भी इन्हीं का दिया हुआ था और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। किन के द्वारा? तो कार्ल उज के द्वारा। तो ये सब वर्ड्स भी दिमाग में रख लीजिए, सबको लिख लिए। चलिए अब जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये सब था क्लासिफिकेशन वाली बातें, सारी बातें हो गई। अब हम लोग को स्टार्ट करना है 5 किंगडम को पढ़ना है, मोनेरा किंगडम को, प्रोटिस्टा किंगडम को, फंजाई को, प्लांटी को, एनिमालिया में। दो किंगडम अलग अलग चैप्टर में है। प्लांटी किंगडम चैप्टर नंबर 3 में है, एनिमालिया किंगडम चैप्टर नंबर 4 में है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम को पढ़ाया गया है, इसीलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला किंगडम जो इस चैप्टर में दिया गया, लिखिए मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम। अब मोनेरा किंगडम लिख करके कलम बगल में रख दीजिए। अब हम जो बोलेंगे उसको सरसरी निगाहों से सुनना है, सारी बातें आप सुन लीजिए, ठीक है?
और सुन करके जो जैसे मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आपको यहां लिखना है, मैंने कलम से नहीं, सुनना है और सुन करके यहां लिखना है, आई मीन आपको याद करना है। और जब सारी बातें हो जाएगी तब हम लोग जाकर यहां पर लिखेंगे। ध्यान सुनो, सबसे पहली बात जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है उतना ही। अगर मोनेरा किंगडम पढ़ने जा रहे हो तो मोनेरा किंगडम का मतलब ही होता है तुम पढ़ने जा रहे हो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बारे में अगर बोलना शुरू करें तो बहुत सारी बातें हो जाएगी, इसीलिए जितना काम की बातें उतनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये कहने जा रहे हैं कि मोनेरा किंगडम का मेंबर कौन है। मोनेरा किंगडम में कौन कौन मेंबर आते हैं, क्या क्या चीज आते हैं। आपके मन में ऐसा होता होगा ना, यार इसमें कौन कौन, दुनिया का कौन कौन जीव है जिसको मोनेरा किंगडम में रखा गया, एक दिमाग में तो बात आता होगा। तो आपको मैं बता दूं, मात्र एक मेंबर है जिसका नाम है बस, ओ माय गॉड, सिर्फ एक मेंबर, सिर्फ एक मेंबर। और जब कोई एक होता है तो एक का इंग्लिश क्या होता है, सोल, SOLE, सोल। सोल माने एक, इसे ना सोलो सॉन्ग, डुएट सॉन्ग। सोलो सॉन्ग माने जब एक आदमी कोई गाना पूरा गाता है उसको बोलते हैं सोलो सॉन्ग। जब दो आदमी मिल के गाता है उसको बोलते हैं डुएट सॉन्ग। गर्ल्स एंड बॉय दो आवाज होती है, जैसे मानो लता मंगेशकर मोहम्मद रफी, तो दो मिल के गाया तो डुएट सॉन्ग हुआ। अगर अकेला गा रहे हैं मोहम्मद रफी जी या किशोर दा जी तो वो क्या, सोलो सॉन्ग। तो आपने किताबों में लिखा हुआ बैक्टीरिया आर द, पहला लाइन ये लिखा है मोनेरा किंगडम में, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, यानी इस किंगडम का सिर्फ एक ही मेंबर है जिसका नाम बैक्टीरिया है। अब चलो अब इसे मंथन करते हैं हम। पहले लिख देंगे, बैक्टीरिया लिखना नहीं है बस, वैसे आर द सोल मेंबर। अब बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है, एक बार हम और बताए थे, आज दोबारा बता रहा हूं। बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम। अगर बैक्टीरियम कहीं लिख दे तो आप बोला यार ये क्या है, अरे दोनों सेम ही चीज है। इस वन बॉय और बॉयज, बॉय का पुलर बॉयज, तो बैक्टीरियम का पुलर बैक्टीरिया। इसका हिंदी क्या होता है, जीवाणु। इसका हिंदी क्या होता है, जीवाणु। और वायरस का जो कोरोना वायरस, फलना वायरस, इसका विषाणु, विषाणु। चलो तो इसकी बात अभी खत्म करो, इसकी बात करते हैं। अब चलो अगला लाइन जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो ये कि बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट एबंडेंट है। मोस्ट एबंडेंट का हिंदी होता है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म धरती पर कौन है, आंसर बैक्टीरिया। आंसर क्या होगा। अब तुम्हारे मन में एक बात आ गया होगा जो तुम्हारे दिल की बात में खींच रहा हूं। मैं अभी बोला कि मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, आंसर बैक्टीरिया। तुम्हारे मन में आया सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। एक बार हम और बताए थे, आज दोबारा बता रहा हूं। इसका दूसरा नाम क्या, माइक्रोब्स। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलना है तो क्या बोलो, दोनों सेम वर्ड है। माइक्रो माने अति सूक्ष्म, और ये प्राणी अति सूक्ष्म प्राणी, इतना छोटा जिसको हम अपनी आंखों से हाथ पर रखकर अपनी आंखों से भी देखेंगे तो दिखाई, नेकेड आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, चश्मा लगा के भी नहीं, बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाओगे ना तो वो जाके दिख जाएगा, इतना छोटा होता है। तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं है, प्रोटोजोआ भी क्या है, जैसे अमीबा वगैरह क्या है, माइक्रोब्स है, प्लाज्मोडियम, ये सब माइक्रोब्स है, यूग्लिना माइक्रोब्स है, ठीक है। उसके बाद आप चलिए फंगस, वो भी क्या है, माइक्रोब्स। उसके बाद चलिए बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोब्स। ये ढेर सारे माइक्रोब्स हैं, वायरस माइक्रोब्स, दुनिया में ढेर सारे माइक्रोब्स हैं। उसमें से कौन माइक्रोब है जो मोस्ट एबंडेंट है इस अर्थ पर, आंसर बैक्टीरिया। ये सेकेंड लाइन लिखा है। तो पहला क्या लिखेंगे मोनेरा किंगडम में, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ, अकेला मेंबर है इसका। दूसरा, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्यों याद हो रहा है सब आदमी को, अरे याद हो रहा है, 2 पॉइंट याद हुआ। अब अगला मैं बताने जा रहा हूं कि बैक्टीरिया कहां रहता है। रहने का मतलब हैबिटेट, आवास। इसका आवास कहां है, हैबिटेट। तो मैं बोलना ध्यान सुना, एवरीवेयर, इट इज फाउंड इन एवरीवेयर। कहां, हवा में, मिट्टी में,
पानी में, एयर, सॉइल और वाटर, सब में, इवन वेरी एडवर्स कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में भी जी लेता है, वेरी हार्श कंडीशन। जैसे मान लो कोई हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग मतलब एक ऐसा झील जिसका पानी बहुत गर्म है, हाथ डालोगे तो हाथ पक जाएगा, ऐसा गर्म, उसमें भी बैक्टीरिया पाया जाता है। बर्फ के नीचे, अंडर द स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, उसके नीचे ही पाया जाता है। डीप इन द ओशियन, ओशियन समुद्र की बहुत गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है, अंधकार अंधकार, वहां भी पाया जाता है। बहुत अंदर, मिट्टी के अंदर भी, मतलब जहां पर नमक है, नमकीन एरिया में भी, जहां एसिड है, एसिडिक एरिया में भी। ओ माय गॉड, मिला जुला के कहा जाए तो इसका आवास हर जगह है। आप अगर एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं तो उसमें सैकड़ों हजारों बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हर जगह, आपके गाल पर अभी है, आपके कान के अंदर है, आपके नाखून के अंदर है, आपके इंटेस्टाइन में, आपके मुंह में, आपके दांत के अगल बगल मसूड़ा पर है, एवरीवेयर, एवरीवेयर बैक्टीरिया आर फाउंड। तो हैबिटेट की बात हो गई। अब चलते हैं अगला। ये जो भी बैक्टीरिया होता है इसका बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। एम आई राइट और नॉट? और बोलो, बैक्टीरिया का बॉडी किसका बना होता है, किस सेल का? प्रोकैरियोटिक सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल की एक खासियत बताता हूं, खासियत मत समझो, कमियां बताता हूं। क्योंकि जब हम शनिवार को जब आपको पढ़ा रहे थे तो शनिवार को हमने एक बात नहीं बोला, हम चर्चाएं सिर्फ यहीं तक रखे थे कि किसे कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, याद आया सबको? और प्रोकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नाम पर सिर्फ एक धागा है, एक क्रोमेटिन फाइबर है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियर पोर है, ना न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियर से कुछ भी नहीं, एक क्रोमेटिन फाइबर है। और यूकैरियोटिक सेल में सब कुछ था। लेकिन इसके बाद की बात तो हम नहीं बताए, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में हम अंतर तो पढ़ा नहीं रहे थे, सिर्फ एक अंतर बता रहे थे कि न्यूक्लियस में क्या अंतर है। अंतर तो ढेरों है, एक अंतर यह है कि आप सुने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, सब कोई सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है ये भी देखो, ये भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एक मेम्ब्रेन, इवन गॉड ने दो मेम्ब्रेन दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, देखो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दो मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, सेल का बच्चा, सेल का अंग है ये। उसके बाद देखो ये क्या है, लाइसोजोम, ये भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। देखो ये क्या है, गोल्जी बॉडी, ये क्या है, ये भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये देखो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या याद करो, कुछ याद आया आप लोग को? ऐसे ऐसे बनाते थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट। ये सब जो आप नाम सुन रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट रे, माइटोकॉन्ड्रिया रे, लाइसोजोम रे, गोल्जी बॉडी रे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे, ये जो नाम सुन रहे हैं आप, ये सब क्या है? ये सेल का अंग है, सेल का ऑर्गन है, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल हिंदी में कोशिकांग। और प्यारे, ये जितने भी कोशिकांग है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, सबके पास अपना अपना बाउंड्री है, सबके पास अपना बाउंड्री है। और ये बाउंड्री किसका बना होता है? मेम्ब्रेन का। जैसे ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है, ये लाइसोजोम का, यानी सबके पास अपना अपना मेम्ब्रेन है। लेकिन ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, लेकिन और भी कुछ है, आप लोग सुने होंगे राइबोजोम, ये राइबोजोम है, दाना 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 दाना, इसके पास अपना कोई मेम्ब्रेन, गौर सुनिए, ये मेम्ब्रेन लेस है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसके जिसके पास मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहा हूं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर यानी मोनेरा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते। और इसका न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक क्रोमेटिन फाइबर है, और इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या जिनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों, सब याद आ रहा है आप लोगों को पॉइंट? उसके बाद चलिए, बैक्टीरिया अपना खाना कैसे बनाता है? तो अगला पॉइंट हमने क्या बताया? सेल ऑर्गेनेल के बारे में, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वो मैंने बताया। अगला, अगर हम बात करें न्यूट्रिशन का, कि भाई ये अपना भोजन कैसे तैयार करता होगा, तो बैक्टीरिया के बारे में आप जान लीजिए कि मैक्सिमम बैक्टीरिया
अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, दे आर हेटरोट्रॉफ, दे आर, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है उसे हेटरोट्रॉफ कहते हैं, और जो अपना खाना खुद बना ले उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और जो भी आदमी हिंदी में पढ़ के आए होंगे हिंदी मीडियम से, वो सुनिए स्वपोषी और परपोषी, क्यों सुने थे? तो ऑटोट्रॉफ ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, अपना स्व माने अपना पोषण खुद कर ले, भोजन फोटोसिंथेसिस से खुद बना ले। और जो अपना भोजन नहीं बनावे, कहीं से चुरा के खाए, उसे क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ। जैसे हम लोग भी तो ट्रॉफ ही है, फंगस भी तो ट्रॉफ है, लेकिन क्योंकि आज हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ मोनेरा के बारे में चर्चा करेंगे। मोनेरा पढ़ रहे हो मतलब क्या पढ़ रहे हो? बैक्टीरिया। मोनेरा पढ़ रहे हो मतलब क्या पढ़ रहे हो? तो अपन बैक्टीरिया के बारे में कह रहा है कि बैक्टीरिया अपना पोषण कैसे करता होगा, न्यूट्रिशन, तो अपना भोजन कैसे, कुछ ऑटोट्रॉफ है और मैक्सिमम क्या है? हेटरोट्रॉफ। ठीक है। अब हेटरोट्रॉफ की कहानी भी अलग अलग है। ये खाना चुराता है, तो खाना चुराता कैसे होगा? तो खाना किसी लिविंग बीइंग के बॉडी के ऊपर रख करके, जैसे मान लो आज आपके बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया और आपको भी आप बुखार लग गया, आपको टाइफाइड हो गया, तो आपको बुखार लग गया, लेकिन क्यों लगा? आपके बॉडी में बैक्टीरिया चला आया। बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाकर के मस्ती मार रहा है, आपके बॉडी के अंदर के खाना को चुरा रहा है। लेकिन जहां बैक्टीरिया रहता है ना, तो बैक्टीरिया बाय डिफॉल्ट यानी बैक्टीरिया का मैंने कह दो जाने और अनजाने में अपनी बॉडी से क्या निकालता है? टॉक्सिन, जहर। जाने अनजाने में, ये बात नहीं बैक्टीरिया आया आपके अंदर मस्ती मारने, बैक्टीरिया आपके अंदर आया, चाहे रोटी से आया, चाहे आपके नाखून से आए, चाहे जैसे आपके बॉडी में बैक्टीरिया चला गया हो, चाहे आप सांस के द्वारा ले गए हो, वो आपके बॉडी में आया मस्ती मारने। मस्ती मारने मतलब आपकी बॉडी, आप चूंकि जिंदा प्राणी है और जिंदा प्राणी में बोला चाहे कि बैठ कर खाना चुराएंगे, बना बनाया खाना रहेगा, खाली हमको चूसना है और जिंदा रहेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हमारे बॉडी से जहर निकल जाएगा, उसे ये पता नहीं था। और आपके बॉडी में वो नहीं चाहते भी उसके बॉडी से क्या निकल जाता है? जहर, जिसको टॉक्सिन कहते हैं। और उसी टॉक्सिन से हम लोग का पेट खराब होना, उल्टी होना, बुखार होना इत्यादि हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अनुमान लगाता है, अच्छा लगता है आपको टाइफाइड हो गया, लगता है आपको ये हो गया, फिर उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। हम लोग एंटीबायोटिक की दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शन मेगापेन में लेते हैं और उससे हमारा बैक्टीरिया मर जाता है, अपन ठीक हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बैक्टीरिया दो तरह का होता है। एक है कि जिंदा प्राणी को ढूंढता है, जिंदा कुत्ता, जिंदा इंसान, जिंदा हाथी, जिंदा पत्ता, जो भी है लिविंग टिश्यू को चूज करता है और जाके अटैक कर दिया और उसके बॉडी का खाना बना हुआ चूस चूस के खाता है। तो ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं? पैरासाइट। जो किसी जिंदा प्राणी, लिविंग बीइंग, लिविंग बॉडी पर रह करके खाना चूस रहा हो, उसे कहते हैं पैरासाइट। खाना चुरा रहा है लेकिन किससे? लिविंग बीइंग से, जिंदा प्राणी से। और जैसे मान लो कोई छिपकली है, इंसान है, कुत्ता है, पेड़ पौधे का पत्ता है, जो भी है, मान लो वो मर गया, डेड हो गया, पत्ती गिर गया, पत्ती मर गया, टहनी गिर गया माने टूट के टहनी मर गया, इंसान मर गया तो मर गया, यानी डेड बॉडी बन गया। तो अगर जो बैक्टीरिया डेड बॉडी से खाना चुराता है, जो बैक्टीरिया डेड बॉडी से, वो कसम खा लिया जिंदा प्राणी से नहीं, हम डेड बॉडी से ही खाना चुराएंगे, तो जो डेड बॉडी से, और डेड बॉडी में क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं। दो प्रकार के केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और, जैसे मान लो पानी H2O क्या है? इनऑर्गेनिक। CO2 क्या है? इनऑर्गेनिक। तो CO2 और H2O दोनों इनऑर्गेनिक है, दोनों मिल गया तो क्या बना? C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक। ग्लूकोज क्या है? तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक किसने बनाया? प्लांट ने। सुना था ना? तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गया। फिर ऑर्गेनिक को भी हम लोग का दायित्व बनता है ऑर्गेनिक को भी इनऑर्गेनिक में बदलें, ऑर्गेनिक को भी इनऑर्गेनिक में बदलें। अगर मान लो एक इंसान मर गया, एक छिपकली मर गया, एक कुत्ता मर गया, कुत्ता मरा हुआ है, उसके बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस फंसा हुआ है, तो अब जो मर गया तो ये हम लोग का दायित्व है कि भैया इसका बॉडी गलेगा कैसे, इसके बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक है उसको तोड़ तोड़ के इनऑर्गेनिक बनाएगा कौन? क्योंकि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना है तो हम लोग का दायित्व है ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना दें। लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो काम कौन करेगा? वो काम जो करता है उसको कहते हैं डीकंपोजर। क्या कहते हैं? आप डीकंपोजर का हिंदी क्या होता है, अपघटक विघटक क्या होता है, आई थिंक भूल गए। तो डीकंपोजर कहते हैं। तो बैक्टीरिया डीकंपोजर का भी काम करता है, बैक्टीरिया डीकंपोजर का भी काम करता है। डेड बॉडी पर गया, तुम एक लाश को गाड़ दो, एक लाश को मिट्टी में गाड़ दो या मिट्टी पर फेंक दो, 3 महीने 2 महीने के बाद आना उसका सिर्फ हड्डी मिलेगा और कुछ, उसके हड्डी होंगे, उसके कपड़े होंगे, उसके बाल होंगे, थोड़े नाखून होंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जो हार्ड पार्ट है मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, पूरा गायब। कहां गया? सब
सब कहां गया? गल गया। सारे ऑर्गेनिक कहां चले गए? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गए। इस काम को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? और ये काम कौन किया? बैक्टीरिया। किसने किया? अब सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है। ये काम करने वाले को डिकम्पोजर कहते हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि हेटरोट्रॉप जो होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होता है, सड़े हुए माने जो मर गया उसके बॉडी पे जाके हमला कर दिया और उसके बॉडी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस चुरा के खाता है, ऐसे करता है। चलिए, तो आपने क्या देखा? एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस चुरा के खाता भी है और एक अलग से जाके उसके बॉडी को तोड़ता भी है। तो मेरे कहने का मतलब अभी हम दो बात की चर्चा मात्र करेंगे कि एक, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाया, कुछ बैक्टीरिया खाना चुरा के खाया, उसको हेटरोट्रॉप कहते हैं। हेटरोट्रॉप दो प्रकार के होते हैं, एक मरे हुए के बॉडी से खाना खाया, एक जिंदा। जो जिंदा के बॉडी से खाना चुराया उससे पैरासाइट, और जो मरे हुए के बॉडी से जो खाना चुराया सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का हिंदी क्या होता है? मृतजीवी। क्या बोलते हैं? और पैरासाइट का हिंदी परजीवी। क्या होता है? ये था न्यूट्रिशन की बात। अब बात रही कि वो बच्चा कैसे पैदा करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, अपन 4 मिनट में जितना हो सकता है उतना बात लिखा पा रहा है। 4 से 5 मिनट में नेक्स्ट बातें कल होगी, क्योंकि कुछ लिखाना भी जरूरी है ना, क्योंकि जितनी बात मैं बोला तुम कल लोग सब भूल जाओगे। पहले इतनी बातों को लिख लेते हैं। चलो, पहला पॉइंट, देखो जो मैं आपको बोला वो मैं लिखने जा रहा हूं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ, अब आपको लिखने में मजा आएगा और याद भी रहेगा। सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। आप जाके एनसीईआरटी पढ़ना, सारे आदमी एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालो। जिस आदमी को नीट का ख्वाब पूरा करना हो, डॉक्टर्स बनने हो, उन आदमी को एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालनी ही होगी। बाउंस क्यों होगा? अब जाके पढ़ो तो, जैसे मान लो अभी मैं पढ़ाया, जाके पढ़ो मोनेरा किंगडम, जाके पढ़ो मोनेरा किंगडम। अभी मैं पढ़ा रहा हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जाके पढ़ो, जाके पढ़ो। और अगर बाउंस हो रहा है, अगर आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे ऑफिस से जल्दी किताब खरीद लीजिए। आप लोग तो बोल दिए, किताब छप के आ गया, बोलना भी भूल गया, याद आ गया। मेरठ से किताब छप के परसों ही आया है और किताब सब आ चुका। अब सारे आदमी जाके ऑफिस में सारे किताब खरीद लें, बहुत जल्दी अपने अपने पेरेंट्स से करके किताब फटाफट ले लें। 915 रुपया दाम है, फटाफट ले लें। जिस आदमी का इंग्लिश बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा, वो चाहे तो 180 रुपया बचा सकते हैं, वरना कोई नहीं बचा। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा सब मजबूते हैं। तो जाकर के ऑफिस से किताब फटाफट खरीद लें। मैक्सिमम आदमी खरीद लिया, ऐसा नहीं, बहुत आदमी खरीद लिया है। पेरेंट्स आते हैं पहले किताबें लेते हैं, पहले आपके पेरेंट्स आते हैं तो पहले किताब लेते हैं। सर किताब कौन कौन लेना है आपके ऑफिस से? तो 3 किताब, बाहर से 1 किताब, बस एनसीईआरटी खरीदना किताब, और हमारे यहाँ से 3 किताब, एक माइंड मैप, और उसके बाद खरीदना है एक गाइड, क्वेश्चन बैंक, और एक एनसीईआरटी, जिसको आप जितने भी हिंदी बोर्ड के विद्यार्थी हैं सबको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश मजबूत नहीं होता है, तो उसका ट्रांसलेशन की बगल में रखना है। पढ़ना है इंग्लिश मीडियम, पढ़ना है आपको इंग्लिश मीडियम किताब पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अगर अच्छे विद्यार्थी बनना है, नीट का ख्वाब पूरा करना है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, नहीं पढ़िएगा तो बहुत मुश्किल है। मैं अभी जो भी लाइन लिखा रहा हूं सारा एनसीईआरटी लाइन लिखा रहा हूं लगभग। लिखिए, सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। दूसरा, बैक्टीरिया आर मोस्ट abundant microorganism, on the earth. तीसरा, they are found everywhere, ये हर जगह पाए जाते हैं। That is, they are found in, that is का मतलब होता है सभी आदमी यहां देखेंगे। कहां गया that is? कहां लिखे? ओहो, ऐसे लिखती है, ऐसे भी चलेगा, ये वाला that is। देखो सब आदमी इसको क्या पढ़ोगे? that is। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थात। यानी आप दूसरे लैंग्वेज में सुना रहे हो, आपने बोला कि दे आर फाउंड एवरीवेयर,
वे हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, एयर, वाटर, सॉइल, अंडर द स्नो, बर्फ के नीचे, डिप इन द ओशियन, समुद्र के बहुत गहराइयों में, डिप इन द ओशन, डेजर्ट यानी मरुस्थलीय इलाकों में, पथरीली इलाका जहां पत्थर ही पत्थर है, गरम गरम पत्थर है, वहां भी डेजर्ट। उसके बाद सॉल्टी एरियाज, सॉल्टी मीन्स क्या होता है, नमक, सॉल्टी एरियाज। उसके बाद एसिडिक एरियाज, जहां एसिड की मात्रा है, हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के झील में भी इट इज, यानी कहा जाए तो एवरीवेयर। अगर ईटीसी को हम छोड़ दें, अगर ये भी लिख लें ऐसे, माउथ, हमारे माउथ में, ऑन द स्किन, हमारे स्किन पर, इन द विद इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर, विद इन इंटेस्टाइन, मैंने बोला हर जगह, ये हर जगह पाया जाता है। सो दे आर फाउंड एवरीवेयर। आपके एनसीईआरटी में इतने सारे वर्ड्स नहीं दिए, बस वो लिखा है एयर, वाटर, सॉइल, अंडर द स्नो, डिप इन द ओशियन, डेजर्ट, इतना 2-3 लाइन लिखा है, उसके बाद एटीसी कर दिया है। चलो आज यही पढ़े दो, इससे आगे की बात कल लिखाएंगे।